जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और राजस्थान ज्योग्राफी के इस सीरीज का महत्वपूर्ण जो सीरीज है अपनी, इसका मजा ले भी रहे होंगे। तो कल वाली क्लासेस को थोड़ा सा फटाफट रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी और फिर आगे स्टार्ट करते हैं आज के इस मसले को लेकर के। तो कल हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में जितनी भी मुख्य भर्तियां आती है उनमें जो रीट है, सीईटी है, पटवार है, लाइब्रेरियन है, आपका लैब असिस्टेंट है, उन तमाम भर्ती परीक्षाओं में जहां पर राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उसके अनुसार हम क्लास चालू की है। तो देखिए कल की क्लास के अंतर्गत जो हमने देखा था कि हमने पहला एक टॉपिक स्टार्ट किया है राजस्थान का स्थिति और राजस्थान के विस्तार के संदर्भ में। अब स्थिति के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है तो दूसरा राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। विस्तार के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन चीजों पर चर्चा करते हैं, एक क्षेत्रफल है, एक आकार और आकृति है और एक सीमाओं के संदर्भ में चर्चा करते हैं। और सीमाएं भी हमारे पास में दो तरीके की सीमाएं, एक स्थलीय सीमा है तो दूसरी कौन सी सीमा है हमारे पास में, जलीय सीमा के तौर पर हमें देखने को मिलती भी है। ठीक है, क्लियर है मसला यहां तक। फिर हमने राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में देखा है और राजस्थान की स्थिति के अंतर्गत हम एक अक्षांशीय स्थिति को देखते हैं, दूसरा राजस्थान की देशांतरीय स्थिति को देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान हमें उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, वहीं देशांतरीय स्थिति के अनुसार राजस्थान हमें पूर्वी गोलार्ध में मिलता है। यदि इन दोनों को हम मिला दें तो राजस्थान हमें ग्लोब के सापेक्ष उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता भी है। ठीक है, फिर हम उत्तरी गोलार्ध किसे कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहेंगे, ये समझा था। तो 0 डिग्री रेखा या फिर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, इन सब का जो भी उत्तरी भाग है वो उत्तरी गोलार्ध के तौर पर जाना जाता है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, प्रधान याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा है या फिर जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, इनका पूर्वी वाला भाग आपको पूर्वी गोलार्ध है और इसका पश्चिम वाला भाग आपको पश्चिमी गोलार्ध के तौर पर देखने को मिलता भी है। ठीक है, लक्ष्मण राम कह रहे गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग लक्ष्मण। तो ठीक है, ये चीजें थी। उसके बाद में हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखी और राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से हमें कौन से गोलार्ध में देखने को मिला है, उत्तरी गोलार्ध में। तो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में बात करते हैं तो इसका प्रारंभ होता है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी गोलार्ध से और समाप्त होता है आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी गोलार्ध में समाप्त हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हमें अंतर देखने को मिलता है वो 7 डिग्री 09 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। राजस्थान में अक्षांशों का प्रारंभ बांसवाड़ा जिले के बोरकुंडा गांव से हो जाता है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसका समापन आपके श्री गंगानगर में कोणा गांव में हो जाता है जो आपको उत्तरी भाग में देखने को मिलता भी है। ठीक है, क्लियर है मसला यहां तक। फिर हमने देखा था कि कहां से क्या क्या चीजें हैं, तो हमने देखा कि ये बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंडा गांव है और इसी बोरकुंडा गांव में आपको 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ पर जो देखने को मिलता है वो राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है। राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो आपको श्री गंगानगर में कोणा गांव है जो 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में हमें देखने को मिलता भी है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है आपके कर्क रेखा है और यह कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर के गुजरती है। एक जिला है आपका डूंगरपुर है तो दूसरा है बांसवाड़ा। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को छूती हुई गुजरती है जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती। एक सवाल आता है कि राजस्थान के उत्तरी बिंदु और राजस्थान में जो कर्क रेखा है इन दोनों के बीच में आपको कितने डिग्री का कोण देखने को मिलता है, तब हम कहते हैं 6 डिग्री 42 मिनट का हमें क्या देखने को मिलता है, कोण देखने को मिलता भी है। ठीक है, राजस्थान में सूर्य की जो सर्वाधिक सीधी किरणें है वो सर्वाधिक सीधी किरणें इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप कर्क रेखा से उत्तर की तरफ जाओगे वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। यही कारण है कि सर्वाधिक सीधी किरणें आपको श्री गंगानगर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहां पर किरणों का आपका तिरछापन यानी कि किरणों की जो स्लैंटिंग रेज है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। राजस्थान में कर्क रेखा की जो कुल लंबाई है वो आपको 26 किलोमीटर के आसपास में देखने को मिलती है और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम जैसे जो 8 महत्वपूर्ण राज्य, इन्हीं 8 महत्वपूर्ण राज्यों से आपको कर्क रेखा गुजरती हुई देखने को मिलती भी है। क्लियर है मसला यहां तक। फिर हमने इनके बीच में जो एंगुलर डिस्टेंस था कौन था वो कौन देख लिया, कितना क्या मसला था ये बात की थी। फिर है राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में कि ग्लोब के अनुसार यदि हम बात करें तो राजस्थान आपको पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलता है और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी देशांतर है वो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न देखने को मिलता है जो जैसलमेर के कटरा गांव से आपको पूर्व की तरफ में यदि हम बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट है जो धौलपुर जिला है, सिलाना गांव है
और राजस्थान के इन दोनों के बीच में, यानी कि दोनों देशांतरों के बीच में जो अंतर है वो आपको कितना देखने को मिलता है, 8 डिग्री 47 मिनट का हमें क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिल भी जाता है। क्लियर है मसला यहां तक? फिर हमने ये मैप के अनुसार समझ लिया था चीजें, और फिर मैंने देख लिया कि राजस्थान में हमने बात की थी कि सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है, तो धौलपुर में, और सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां पर होगा, तो धौलपुर में। सबसे लास्ट में सूर्योदय कहां पर होगा, जैसलमेर में। सबसे लास्ट में सूर्यास्त कहां पर होगा, तब भी क्या आंसर होगा आपके, जैसलमेर में ही होता है। ठीक है, यहां तक मसला हम कल की क्लासों का देख चुके थे। फिर मैंने कल की क्लासेज में आपको कुछ 2-3 प्रश्न दिए थे। एक तो प्रश्न ये था कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है, वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। तो एक सवाल था हमारा, आप अभी आंसर दे सकते हो। प्रश्न था राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश हमें कौन सा देखने को मिलता है। ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए 24 डिग्री नॉर्थ है, ऑप्शन बी है 25 डिग्री नॉर्थ है, ऑप्शन सी है 26 डिग्री नॉर्थ है, और ऑप्शन डी है 27 डिग्री क्या है, नॉर्थ है। ये राजस्थान में आपके कुछ अक्षांशों की स्थिति है, और इसमें हमें आंसर बताना है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश हमें कौन सा देखने को मिलता है। लक्ष्मण राम जी कह रहे हैं नाइस क्लासेस सर जी, थैंक यू लक्ष्मण। तो इसका आंसर बताइएगा कि राजस्थान का जो इंटरमीडिएट लैटिट्यूड है, जो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है, वो मध्यवर्ती अक्षांश हमें कौन सा देखने को मिलता भी है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। अभी तक आप में से किसी का कमेंट नहीं आया, फिर भी मैं आंसर बता देता हूं कि राजस्थान का जो इंटरमीडिएट लैटिट्यूड है, वो आपको इंटरमीडिएट लैटिट्यूड कौन सा देखने को मिलता है, 27 डिग्री नॉर्थ है, वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश के तौर पर हमें देखने को मिलता भी है। एक ऐसा ही एक अलग और प्रश्न है, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। राजस्थान का जो इंटरमीडिएट जो लॉन्गिट्यूड है, वो आपको इंटरमीडिएट लॉन्गिट्यूड कौन कौन सा देखने को मिलता भी है। ठीक है, ऑप्शन ए है 73 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी है 74 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी है 75 डिग्री, सॉरी ईस्ट लिखना था सारा, 73 डिग्री ईस्ट, 74 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट, और ऑप्शन डी है 76 डिग्री ईस्ट है। तो ये आपके पास में कुछ देशांतरों की बात की है, तो इनमें से राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर आपको कौन सा देखने को मिलता है, थोड़ा सा कमेंट करके मुझे फटाफट बताइएगा कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है, वो मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। अभी तक आप में से किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा गुंजन मोदी जी कह रहे हैं कि डी। अच्छा गुंजन मोदी जी, आपने इसका राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश का जो डी ऑप्शन बताया वो तो ठीक है। अब सवाल है कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है, वो मध्यवर्ती देशांतर हमें कौन सा देखने को मिलता भी है। तो मध्यवर्ती देशांतर के बारे में थोड़ा सा आंसर बताइएगा कि राजस्थान का इंटरमीडिएट जो आपको लॉन्गिट्यूडनल लाइन देखने को मिलती है, वो कौन सी है। ऑप्शन बी। अच्छा ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों सही है, यानी 73 डिग्री और 74 डिग्री ये दोनों ही राजस्थान के कैसे कहलाते हैं, आंसर होगा मध्यवर्ती देशांतर कहलाते हैं। दोनों ऑप्शन राइट है, और दोनों कभी भी आपके एक साथ ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। जहां 74 मिलेगा वहां 75 नहीं मिल सकता, जहां 75 मिलेगा वहां पर आपको 74 देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, क्लियर है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सवाल अच्छा है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, सवाल बहुत ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का इंटरमीडिएट वाला मामला, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी है। अब एक और सवाल है, सवाल ये है, अगला प्रश्न है 70 डिग्री ईस्ट मतलब 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के
राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? ठीक है, ऑप्शन ए है जैसलमेर है, ऑप्शन बी है बाड़मेर है, ऑप्शन सी है बीकानेर है, और ऑप्शन डी है जोधपुर है, ऑप्शन ई है धौलपुर है। ये आपके पास में कुछ क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। अब एक ऐसा ही सवाल और है, जितना आप इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ये राइट आंसर क्या होगा। अब यहां पर थोड़ा सा मसला चेंज हो जाएगा। एक सवाल है इसमें 78 डिग्री, बस ऑप्शन सेम है। एक प्रश्न है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरता है, और अगला है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरता है। फटाफट इसका आंसर दे दीजिए दोनों सवालों में से। दो सवाल है आपके पास में, दोनों के आंसर दे दीजिए फटाफट, कौन सा राइट आंसर होगा, दोनों में से कौन सा एकदम सटीक आंसर है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं बी। बी तो पहले का बोला था आपने शायद, है ना। अभी तक इनमें से किसी का आंसर नहीं आया है। ठीक है, मैं ही बता देता हूं। जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उस 70 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध राजस्थान के किस जिले के साथ में है? जैसलमेर के साथ में। जबकि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध राजस्थान के धौलपुर जिले के साथ में। और ये भी दोनों के दोनों सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां से कई बार एग्जामिनेशन में सीधा सवाल बनता है। 70 डिग्री, आपके 78 डिग्री, 74 डिग्री, 75 डिग्री, आपके 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इन तमाम सवालों को लेकर के कई बार सवाल सीधा एग्जाम में पूछा गया है। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखने की क्या पड़ेगी, आपको जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, अब एक अगला सवाल देख लीजिएगा। अब अगला सवाल अपने पास में कुछ इस तरीके से है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग बात करूं, ठीक है, कि हम मानचित्र के अनुसार यदि हम बात करें तो हमें क्या चीजें देखने को मिलती है, तो ये आपको राजस्थान का एक मैप देखने को मिल रहा है। अब इसमें मेरा जो सवाल है, सवाल दरअसल कुछ इस प्रकार का है। सवाल को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सर आईए के एग्जाम में पीएच कैटेगरी से 80 क्वेश्चंस फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या? लक्ष्मण जी, आईए के सवाल, आईए में आपके 80 क्वेश्चंस है फाइनल में सिलेक्शन, पीएच कैटेगरी के साथ में फाइनल में सिलेक्शन मतलब होने के चांसेस तो बनते हैं आपके लक्ष्मण जी। तो बाकी तो देखते हैं एक बार, फिर बार रिजल्ट आ जाए एक बार, उसके बाद मतलब अभी तो आपके टाइपिंग कॉल के लिए तो एलिजिबल है और फाइनल के चांसेस भी बन जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो देखिएगा अब जो सवाल है, सवाल कुछ ऐसा है कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती बिंदु है, वो राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु आपको कहां पर देखने को मिलता है। तो पहला सवाल तो यह है कि राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु, राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु, पहला सवाल तो यही है। तो राजस्थान का यदि हम मध्यवर्ती बिंदु की बात करें, तो जैसे मान लीजिए हम एक मैप के सहायता से बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। एक रेखा तो आपको ये देखने को मिल रही है और दूसरी रेखा आपको ये वाली देखने को मिल रही है।
अब मुझे जरा ये बताइएगा कि ये दोनों रेखाएं आपको एक दूसरे के साथ में कहां पर काटती हुई देखने को मिल रही है? तो जाहिर सी बात है इस स्थान पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई मिल रही है। और ये जो जिला है आपके पास में, ये कौन सा जिला है? आंसर होगा नागौर जिला है। कौन सा जिला है? नागौर जिला है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नागौर डिस्ट्रिक्ट है। और नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये रेखा आपको मतलब एक दोनों जो बिंदु है एक दूसरे को काटते हुए या प्रतिच्छेदित करते हुए हमें देखने को मिलते भी है। क्लियर है मामला यहां तक? अब अगर पूछे कि यहां पर हमें गांव कौन सा है, तो आपको दो गांव देखने को मिलेगा। एक तो है गगराना, गगराना गांव। एक है लापोलाई गांव। लापोलाई गांव। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, गगराना या लापोलाई गांव। लेकिन अब आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि दरअसल सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है ना, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार जो राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है वो कौन सा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि मध्यवर्ती गांव सैटेलाइट सर्वे के अनुसार आपको कौन सा देखने को मिलता भी है। ठीक है, अब एक और सवाल है यहां से, और एक और सवाल क्या है कि राजस्थान में एक तो है लंबाई राजस्थान की और एक है राजस्थान की चौड़ाई है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं तो मैं इसको राजस्थान की लंबाई के तौर पर जानूंगा और ये है राजस्थान की चौड़ाई है। ठीक है, तो इस वाले को मैंने क्या बोला? ये है राजस्थान की लंबाई। और ये है राजस्थान की चौड़ाई। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताइएगा कि राजस्थान की लंबाई कितनी है और राजस्थान की आपको चौड़ाई कितनी देखने को मिलती है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान की लंबाई और राजस्थान की चौड़ाई आपको कितनी देखने को मिलती है। तो देखिए राजस्थान की यदि मैं लंबाई की बात करूं तो 826 किलोमीटर हमें क्या देखने को मिलती है? राजस्थान की लंबाई देखने को मिलती है, जबकि 869 किलोमीटर हमें राजस्थान की क्या देखने को मिलती है? चौड़ाई देखने को मिलती है। और राजस्थान की इस लंबाई और राजस्थान की इस चौड़ाई के बीच में जो हमें अंतर देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है? अब कितना है? आंसर होगा 43 किलोमीटर का हमें क्या देखने को मिलता है? राजस्थान की लंबाई और राजस्थान की चौड़ाई के बीच में हमें अंतर देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई के बीच में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर के आसपास में हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर है मामला यहां तक? तो यानी कि यहां तक आपने राजस्थान की लंबाई देख ली, राजस्थान की चौड़ाई देख ली, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश वगैरह देख लिए। तो यहां से जितने भी महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट सवाल आपके बन सकते थे उन तमाम सवालों की हमने क्या कर ली है? चर्चा एक बार कर ली है। क्लियर है मामला? अब थोड़ा सा आगे की तरफ में हम देखते हैं। अब एक बार जो सवाल आता है, कुछ सवाल इस तरीके से आते हैं कि कहीं एक क्षेत्र का आपको टाइम दे रखा होगा और दूसरे क्षेत्र का टाइम आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? ऐसे कुछ सवाल आपने देखे भी होंगे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया का आपको टाइम दे दिया और किसी दूसरी पर्टिकुलर एरिया का आपको टाइम निकालने के लिए दे दिया कि बताइए अब यहां पर इतना बजा है तो वहां पर आपका क्या समय हुआ होगा। कैसे है थोड़ा समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान, मतलब हमारे यहाँ पर जो कुल देशांतर है, टाइम कैसे निकालते हैं उसको दिखाता हूं पहले। जो कुल देशांतर है, उन कुल देशांतरों की संख्या है हमारे पास में 360। और जो एक दिन होता है हमारा, उस एक दिन में जो घंटे होते हैं वो लगभग 24 घंटे होते हैं। ठीक है, मैं लगभग की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इन 360 डिग्री देशांतरों को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है? 24 घंटे का। इसका मतलब है कि एक घंटे में सूर्य की किरणें कितने डिग्री देशांतरों को पार करेगी? अब आंसर क्या होगा? कितने डिग्री देशांतरों को पार करती है?
15 डिग्री पर पार करेगी। इसका मतलब है कि प्रत्येक 15 डिग्री पर, प्रत्येक 15 डिग्री पर मानक समय परिवर्तित होगा। परिवर्तित होगा यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री पर आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम क्या हो जाएगा, यहां पर आपके चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये प्रत्येक 15 डिग्री की बात की अपन ने, है ना। अब इसको और अच्छे से तोड़ने के लिए हमने आधे घंटे में इसको तोड़ने के लिए हमने इसको कितना माना है, 7.5 पर माना है। यानी 7.5 पर भी देशों का कैसा है, मानक समय है, मानक समय है, लेकिन ये कैसा है, उपमानक समय है। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कैसा है, उपमानक है, लेकिन उस देश के अकॉर्डिंग तो कैसा हो जाएगा, मानक समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है, परंतु देश के अनुसार, परंतु देश के अनुसार मानक समय होगा। किसी भी देश के अनुसार कैसा समय होगा, उसका मानक समय होगा, स्टैंडर्ड टाइम के तौर पर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। देखिए, 1 घंटे में 15 डिग्री को पार किया तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 1 घंटे में 60 मिनट होती है, और 60 मिनट में कितनी की, 15। तो इसका मतलब 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट आ गई आपके पास में, 4 मिनट आ गई। 1 डिग्री का सीधा सा मतलब कितनी मिनट हो गई, 4 मिनट हो गई। तो अब यहां पर आपके पास में क्या चीजें देखने को मिलेगी, या तो प्रत्येक 1 घंटे पर 15 डिग्री, है ना, टाइम, या तो 15 डिग्री वाला मामला है, यानी प्रत्येक 15 डिग्री पार करने पर आपका 1 घंटे बढ़ेगा, या फिर 1 घंटे में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। दूसरा, 1 डिग्री को पार करने में आपको कितने मिनट का समय लग जाएगा, 4 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। पर देखिए, कुछ चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, उसको थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करने की अभी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब एक और मैप समझिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये हमारे पास में मान लेते हैं हम वर्ल्ड है। ठीक है, ये विश्व का एक मैप देख लेते हैं, और इसमें एक रेखा है, और इस रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में परिभाषित कर लेते हैं। तो इस रेखा को हमने बोल दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इंग्लिश में इसे ही बोला हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। दूसरा, इसी को ही हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। कल अपन ने बात की थी, याद होगा, ग्रीनविच रेखा। इसे ही हम बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। प्रधान याम्योत्तर कह दो, या फिर इसे ही कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन के तौर पर जानते हैं, और इसी रेखा को कहा जाता है जीएमटी लाइन। जीएमटी का मतलब है ग्रीन मीन टाइम लाइन। तो इन रेखाओं को हम इतने सारे नामों के साथ में जान सकते हैं। ठीक है, ये जो भी नाम है, इन तमाम से भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सवाल पूछा जाता है। यहां पर हम समझने के लिए इसे 180 डिग्री ईस्ट लिखते हैं, और यहां पर हम इसे समझने के लिए 180 डिग्री वेस्ट लिखते हैं। क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ऐसी कोई रेखाएं होती नहीं है। 180 डिग्री आपके एक ही रेखा होती है,
चाहे आप ईस्ट कह दो चाहे आप 180 डिग्री वेस्ट कह दो, दोनों एक ही रेखा है, इसमें कोई भी अलग अलग रेखाएं आपको देखने को नहीं मिलती है। जब आप इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर आप किस साइड जा रहे हैं, ईस्ट की साइड जा रहे हैं, और एक इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से आप कहाँ जाते हैं, वेस्ट की साइड जाते हैं, तो एक तो आप किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ में मूवमेंट कर रहे हैं, और दूसरा आप वेस्ट की तरफ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर आप ईस्ट की तरफ में मूव करते हैं तो आपका जो टाइम होता है वो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर आप वेस्ट की तरफ में मूवमेंट करते हैं तब जो आपका समय है वो समय क्या आ जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। अगर यहां पर टाइम बढ़ रहा है तो इसे कहा जाता है पोस्ट मेरिडियन लाइन। क्या कहा जाता है इसे, पोस्ट मेरिडियन लाइन। और आपने एक नाम जरूर सुना होगा, है ना, हम कई बार कहते हैं कि टाइम क्या हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना पीएम और एएम, है ना, वो ध्यान रखना। तो पीएम का मतलब है पोस्ट मेरिडियन लाइन, और एक टाइम पीछे की तरफ में होता है तो इसके लिए शब्द यूज किया जाता है एंटी मेरिडियन लाइन। एंटी मेरिडियन लाइन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में एएम के नाम से जानते भी हैं। तो एक तो पीएम है और एक आपके एएम है, यानी कि जिन देशों में पोस्ट मेरिडियन लाइन होगा उसका मतलब है उन देशों का टाइम हमेशा मानक समय रेखाओं से आगे की तरफ में होगा, और जो आपके पोस्ट मेरिडियन लाइन है वहां तो समय आगे है, जबकि जहां एंटी मेरिडियन लाइन है वहां पर हमें मानक समय कैसा देखने को मिलता है, पीछे की तरफ में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक समय आगे है, एक समय आपको पीछे की तरफ में मिलता है। अब समय आगे कैसे मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा ना प्रत्येक 15 डिग्री पर आपको 1 घंटा क्या मिलेगा आगे, प्रत्येक 7.5 डिग्री पर आपको आधा घंटा या तो आगे मिलेगा, आगे है तो पोस्ट, पीछे है तो ये वाला मामला। ठीक है, और अगर 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में बात करें तो कितना समय लग जाएगा, आपके 4 मिनट का समय लग जाएगा। तो ये 3 चीजें आपको थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है, तो इन तीनों के अनुसार यदि हम बात करें तो आगे वाला मसला हमें बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक सवाल सुनिएगा जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब सवाल क्या पूछता है, अब सवाल सुनिएगा, प्रश्न ये है आपके पास में, यदि लंदन में रात्रि के यदि लंदन में रात्रि के 9:30 बजे हो तो भारत में क्या समय होगा, तो भारत में क्या समय होगा। ठीक है, ये जनरली एक प्रश्न है। सवाल ये है कि यदि लंदन में रात्रि के 9:30 बजे हैं तो भारत में आपको क्या टाइम देखने को मिल जाएगा। अब कई अलग अलग टाइम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि हमारे इस सवाल के अनुसार क्या चीजें बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। तो हम इसी तरीके से देख लेते हैं एक बार छोटा सा डायग्राम के तौर पर कि ये किस प्रकार की चीजों को बताना चाहता है। ठीक है, तो अब रेखाओं के नाम के साथ तो परिचित हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं 0 डिग्री देशांतर तो परिचित हो, और मैं इसको लिखता हूं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है, भारत का मानक समय है। ये क्या है, दरअसल भारत का आपका मानक समय है, और ये जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर वाला मामला है, अब क्या कह रहा है कि यहां पर 0 डिग्री पर कौन स्थित है, लंदन, और इस लंदन में क्या बजे हैं, 9:30 बजे हैं, लेकिन रात्रि का मतलब क्या हो गया भाई, वहां पर रात के 9:30 बजे, तो उसका मतलब क्या हो गया, रात तो पीएम ही होगी, एएम तो होगा नहीं। ठीक है, और दूसरा वो कह रहा है कि भारत में इस समय क्या टाइम हुआ होगा, तो भारत में क्या टाइम होगा, तो इस लंदन के मानक समय से भारत का मानक समय हम कहते हैं 5.5 घंटे कैसे हैं, हमें आगे देखने को मिल जाता है।
भाई 5.5 घंटे लंदन के मानक समय से हमारा मानक समय क्या है आगे, क्यों? क्योंकि हमारा मानक समय है 82.5 डिग्री। तो ऐसे समझिए थोड़ा सा, हमारा मानक समय 82.5 डिग्री है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कितने से, 4 के साथ में मल्टीप्लाई करके यदि मैं इसको देखता हूं थोड़ा सा, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास में भाई? 2 और 8 को किया तो कितने हो गए, मतलब 2 और 4 को किया तो कितने आ गए आपके पास में, 4 8, और 8 और 2 32, और आधे को किया तो मेरे पास कितने आ गए, 2 मिनट, कुल मिला करके 330 मिनट आंसर आ गया। अब इस 330 को मैंने घंटे में चेंज किया तो कितना आ गया मेरे पास में, 5.5 घंटे का समय आ गया। यानी लंदन के मानक समय से हमारा मानक समय 5.5 घंटे दरअसल हमें क्या देखने को मिलता है, आगे देखने को मिलता है। यदि इस समय में हम 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो भारत का मानक समय हमें देखने को मिल जाएगा। अब 5.5 घंटे जोड़ करके देखिएगा, तो अब इसमें हमें 12 तक जोड़ना है, ध्यान रखना कितना जोड़ना है भाई। आधा घंटा जोड़ूंगा तो कितना हो गए 10, फिर 10 हो गए तो उसके बाद में 2 और जोड़ो तो 11 और 12, फिर पीछे बचे 3, तो 1 2 और 3, तो क्या समय आ जाएगा। यदि लंदन में रात के 9:30 बजे होंगे तो भारत में क्या होगा, आपका टाइम 3 AM होगा। बजेंगे तो रात के ही 3 है ना, लेकिन टाइम क्या मिल जाएगा आपको, 3 AM मिल जाएगा। तो ऐसा ही जनरली एक सवाल आपको, ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशंस में आजकल देखने को मिल जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया का आपको टाइम दे रखा होगा और किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया का आपको टाइम निकालना होगा। तो अब एक ऐसा ही सवाल और देखते हैं किस तरीके का सवाल है। ठीक है, अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि राजस्थान के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के मध्य पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के मध्य कितना समय अंतराल होगा। कितना समय अंतराल हमें देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो अब ऐसे समझते हैं कि एक हम राजस्थान का मानचित्र देख लेते हैं और उस मानचित्र के बीच में हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों के बीच में आपको कितना समय अंतराल देखने को मिलता भी है। ठीक है, क्लियर है। तो यह है राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। कौन सा बिंदु है आपका, पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, क्लियर है। और यह है आपका राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। तो जो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है वो कितने डिग्री देशांतर पर है, तो हमने देखा है कि यह बिंदु हमें 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर देखने को मिलता है, जबकि पूर्वी बिंदु राजस्थान का 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट पर हमें देखने को मिलता भी है। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर देखा था हमने, तो हमने देखा था कि इन दोनों के बीच की यदि हम बात करते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक की बात करते हैं तो इनके बीच का ये जो अंतर है ना, ये कितना निकाला था हमने, 8 डिग्री और 47 मिनट का क्या निकाला था हमने अंतर। यानी कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच में 8 डिग्री और 47 मिनट का हमें क्या देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। और यदि मैं इस 8 डिग्री 47 मिनट को मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, 4 से, तो यदि मैं मिनट को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, मैं अगर मिनट को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, सेकंड। और यदि मैं आपके डिग्री को मल्टीप्लाई करूंगा इससे 4 से तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मिनट। तो ये दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर अलग अलग चीजें आएगी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है भाई। अगर मैं यहाँ पर डिग्री को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो मेरे पास में मिनट आ जाएगी, और अगर मैं मिनट को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। क्लियर है। अब मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो कि इन दोनों के बीच में कितना समय का हमें अंतर देखने को मिलता भी होगा। तो देखिएगा, 7 चौक 28, 28 का 8, 2 4 चौक 16 और 2 18। अब ये 188 क्या है, सेकंड है। और 8 चौक 32 के आ गई मेरे पास में
मिनट आ गई। यानी पहला आंसर तो मेरे पास में क्या आ गया, एक आंसर आ गया मेरे पास में 32 मिनट 188 सेकंड है। भाई यहाँ पर 188 है, मतलब 60 से तो ज्यादा ही है। तो क्या मैं इस सेकंड को भी मिनट में चेंज कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ बिल्कुल। तो कैसे कर सकता हूँ देखिएगा भाई, 6×3 = 18, तो 3 मिनट आ गई, तो 3 मिनट इसमें जोड़ लो तो कितनी आ गई 35। तो हमारे पास में क्या आ गई मतलब मिनट आ गई, और सेकंड कितनी बच गई आपके 18 चली गई, मतलब 180 चली गई, तो पीछे कितनी बच गई 08 सेकंड बच गई। तो दूसरा आंसर क्या आ सकता है 35 मिनट 8 सेकंड आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आपको मिल जाए, दोनों राइट आंसर के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। मसला क्लियर है यहां तक? देखिए, अगर कोई पूछे कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच में आपको कितना समय अंतराल देखने को मिलता है, तो आप कहोगे कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच में हमें इतना समय अंतराल देखने को मिल भी जाता है। क्लियर है मामला यहां तक? मुझे यहां तक लग रहा है कि आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ भी चुकी होगी। ठीक है, अब अगला देखिएगा थोड़ा सा। अब मैं एक आपके लिए कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ करके जा रहा हूं, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। सवाल ये है, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के मध्य कितना समय अंतराल होगा? कितना समय अंतराल हमें देखने को मिलता भी है। ठीक है, क्लियर है मामला यहां तक? तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली जितनी भी हमने क्लासेस, कल 2 दिन हो गई हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हुए, तो इन दोनों क्लासेस का आपने भरपूर क्या लिया है, मजा भी लिया है। ठीक है, और इसी तरीके की लगातार क्लासों के साथ में बने रहने के लिए, संज्ञान इंस्टीट्यूट के इस मंच पर बने रहने के लिए आपको संज्ञान इंस्टीट्यूट का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कीजिएगा। और इसी तरीके के जो महत्वपूर्ण जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, उन तमाम कोर्सेज को परचेज करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने एप्लीकेशंस का लिंक भी दे रखा है, तो वहां जाकर के अभी फिलहाल में हम लोग ने रीड के बैचेज लॉन्च किए हैं, आपका लाइब्रेरी साइंस का बैच लॉन्च है, आपके लैब असिस्टेंट का बैच लॉन्च है। तो इन तमाम बैचों को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।